हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। ग्रेट ग्रेट टू सी यू ऑल। चलिए, तो अपने को डिस्कशन करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। और कल अगर आपको याद है तो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था किस पर, डिजाइन पे, है ना। तो कपलिंग और कोहेजन क्या था और डिजाइनिंग अप्रोच क्या होती है, किस तरीके से काम करते हैं, वो सब पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए थे। तो आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाना, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारा अगला फेज है विच इज कोडिंग एंड फॉलोड बाय टेस्टिंग, वो सब अपने को डिस्कस करना है ना। तो कुछ पॉइंट्स मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ फिर जहां पे जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट होगा मुझे एक बार बताइएगा। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ कोडिंग की, है ना, तो आप मुझे बताएं कोडिंग का बेसिकली मतलब क्या, व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग क्या होता है। डिजाइन में तो अपने को समझ आएगी भाई, एल्गोरिथम्स डेवलप कर रहे हैं, फ्लो वगैरह जज कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी आपने डिजाइन के अंदर जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया होगा, जिसको हमने बोला था क्या, सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन, जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया था उसको किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम कोडिंग बोलते हैं। यस और नो। इसको एक पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट करना कोडिंग है। ऑल्दो यहाँ पर हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है कि नहीं है, या मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किन पॉइंट्स पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, उनको एक बार चलिए देखते हैं उन पॉइंट्स को। उससे आई थिंक आपको काफी क्लैरिटी होगी। तो जैसा देखिए यहाँ पर ऊपर लिखता हूं, इट इज अ फेज वेयर वी ट्रांसलेट द डिजाइन और एल्गोरिथम इनटू अ कोड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में हम यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ये एक बेसिक स्टेप हमारा है। इट इज अ टेक्निकल फेज, there is not much in software engineering to give disciplines in this phase or guidelines, still we can give characteristic of good code। तो ये पॉइंट समझिएगा, क्या इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम आपको ये बता सकते हैं कि हाउ टू राइट अ कोड, या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या कंसेप्ट है, वो सब एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो दोबारा इस बात को समझिएगा, कोड कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसकी क्या मैथमेटिक्स है, या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो तो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो। तो उसके लिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफकोर्स नहीं बता रहे, बट हाँ कुछ गाइडलाइन जरूर बता सकते हैं एक अच्छे कोड के लिए, जो रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर काम करता है। वो कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके कुछ गाइडलाइंस बताऊंगा, और यही मॉडललेस डिस्कशन हमारा होगा कोडिंग का। तो वर्चुअली ऐसा भी बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोडिंग से कुछ खास लेना देना नहीं है, या कोडिंग फेज में जो पूछा जाता है या जो भी हम करते हैं उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इफ आई गो वन बाय वन, सबसे पहला पॉइंट मेंशन करते हैं गुड कोड का, इट मस्ट बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो अगेन ये पॉइंट समझिएगा, कोड आप लिख तो कैसे भी सकते हैं, बट कुछ आइडियाज ऐसे हो सकते हैं जिनको अगर आप ध्यान रखें तो आप जो कोड लिखेंगे वो लिखना भी आसान होगा और उसको समझना भी आसान होगा। बिकॉज एक पॉइंट अपने को समझना है, अगर आपको मान लीजिए अपना कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो शायद इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा सोचिए, अगर आप एक कमर्शियल एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो पहले तो आप मुझे बताओ, क्या लाइफ लॉन्ग आप उसी कोड पे काम करते रहोगे, या कुछ समय के बाद हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, कोई और उस कोड पे काम करे, है ना। तो एक चीज तो अपने को पता है कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही काम कर रहे हैं, हमारे अलावा भी और बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे जो उस कोड पे काम करेंगे। एंड सेकेंडली ऐसा भी होगा कि हम अगर कंपनी डिजाइन करेंगे तो उस कोड पे कोई और काम करेगा, तो वो कोड ऐसा होना चाहिए जो रीडेबल हो, कोई दूसरा उसको प्रॉपर देखे, पढ़े, समझ सके, है ना, उसको बात समझ आए। जैसे बहुत सारे सिंपल एग्जांपल हो सकते हैं, कुछ लोग, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, कुछ लोग बहुत सारे गो टू अनकंडीशनल जंप, इस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। अब वो कोड देखने में तो आपको तो मजा आ रहा होता है कि उस समय आपको बात समझ आ रही है, अच्छा यहाँ से कंट्रोल यहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे रन होगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में इस तरह के कोड को पढ़ना, समझना, उस पर काम करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल हो जाएगा। तो जहां तक पॉसिबल हो सिंपल आइडियाज यूज किए जाने चाहिए,
बिकॉज अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म या अप्रोच आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इतनी बात समझ आती है सभी को? पहला पॉइंट होना चाहिए। और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ किस तरह से इस चीज को सुधारा जा सकता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग वेरिएबल के नाम रखते हैं। नाम क्या रखते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा लगते जा रहा है अल्फाबेटिकली, या कुछ भी ABC है ना, XYZ कुछ भी नाम रख रहे हैं। लॉजिकली ऑफकोर्स हमें थोड़ा मुश्किल तो होगा, बट वेदर दे आर वेरिएबल्स, वेदर दे आर फंक्शंस, वेदर दे आर डेटा स्ट्रक्चर्स, एरे है, लिंक लिस्ट है, क्या उन सबका लॉजिकल नाम दिया जाना चाहिए? यस, है ना। सो दैट बाद में जब आप देखो, मान लीजिए अगर आप बच्चे की परसेंटेज और मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो तो क्यों ना मैं वेरिएबल हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसी तरीके से बनाऊं। परसेंटेज वेरिएबल जो जिसके अंदर स्टोर करूं उसका नाम एक्चुअल परसेंटेज ही रखूं, है ना। अगर कोई सम कैलकुलेट कर रहा है या कोई फंक्शन है जो ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है तो उसका नाम ग्रेस मार्क्स ही रखूं। तो इससे होगा ये, क्योंकि उसका नाम भी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एग्जैक्टली क्या काम हम वहां पर कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन में आइडिया को मैनेज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये बताएं, ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? है ना। तो ये भी एक अच्छी गाइडलाइन हो सकती है कि जो वेरिएबल्स के नाम जो है ना यार, वो मीनिंगफुल, वो लॉजिकल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कोई भी नेम यूज कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाला है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया, इस पे ध्यान रखना चाहिए। ग्रेट। उसके बाद और बहुत सारे काम देखिए किए जा सकते हैं कोड को रीडेबल बनाने के लिए। कुछ लोग कोड लिखते हैं, अच्छा कोड लिखते हैं, बट वो कोड इस तरीके से लिखा जाता है कि वो समझा नहीं जा पाता या सही तरीके से नहीं लिखा होता। जैसे प्रॉपर कमेंट स्पेस यूज करना, ये चाहिए अपने को, या प्रॉपर कमेंट्स करना। क्या कमेंट्स लिखना एक बड़ी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है? सोच के बताओ। जी हाँ, बिकॉज हमेशा से बोलते हैं कि आपका, लेकिन इन जनरल प्रोग्रामर्स को कमेंट लिखना पसंद होता है कि नहीं होता, है ना। तो उस समय तो उनका काम चल रहा होता है, दे डोंट लाइक यार अब कमेंट लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। बट एक्चुअली कमेंट लिखना चाहिए, बिकॉज होगा ये कि आपने जो कोड लिखा बहुत मेहनत से लिखा होगा, लेकिन अगर आप वहां पर एक कमेंट लिखकर बता देंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, थोड़ा हिंट भी दे देंगे, तो बाद में अगर आपके बिहाफ पे कोई और उस कोड को पढ़ेगा तो शायद हो सकता है उसके कई घंटे वहां पर सेव हो जाए, है ना। और अगर आप नहीं मेंशन करोगे तो हो सकता है छोटी सी बात हो, लेकिन उसको समझने में, उस आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करने में दूसरे आदमी का बहुत सारा टाइम खर्च हो। और वो क्या हो सकता है 2-4 महीने के बाद आपको ही नहीं समझ आए कि ये हो क्या रहा है, और फिर दोबारा आप ही वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। यस और नो? बिल्कुल। तो साथ में अगर आप साथ साथ कमेंट्स करते जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना कि अपन बाद में करेंगे, तो काफी आसान और काफी लॉजिकल काम है, इससे काफी चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? दूसरा एक और सिंपल गाइडलाइन हो सकता है कोडिंग के लिए, विच इज मॉड्यूलर फैशन। तो जिसकी बात काइंड ऑफ हमने कपलिंग और कोहेजन में भी कर ली है, कि आपने को ये कोशिश करना है कि जितना भी फंक्शनलिटी, जो भी आइडिया है, सब एक ही फंक्शन में लिख के सब सॉल्व कर दें, या हर काम को, हर फंडामेंटल अलग अलग काम को करने के लिए यू शुड राइट सेपरेट फंक्शंस एंड देन कॉल दोस फंक्शन, उनसे काम कराना चाहिए। तो मॉड्यूलर अप्रोच यूज करना चाहिए, फंक्शन कॉल करना चाहिए। मान लीजिए आपने एक फंक्शन लिखा एडिशन का, अब वो एडिशन का फंक्शन हर एक काम में काम आएगा जहां पर आपको एडिशन करना होगा। आप कैलकुलेटर का कोड लिख रहे हैं, वहां भी काम आएगा, है ना। आपको कोई बेसिक अर्थमेटिक एडिशन करना है, वहां भी काम आ जाएगा। तो अगेन, डोंट राइट एवरीथिंग इन अ सिंगल कोड, बेटर यूज मॉड्यूलरिटी, फंक्शंस लिखते चले, सो दैट उससे जो रीयूज करने के चांस होंगे वो सब बढ़ जाएंगे। उसके अलावा आजकल के जो एनवायरमेंट्स हैं जहां पर आप कोड्स लिखते हैं, आप देखते हैं वेरिएबल्स को अलग कलर लिखते हैं, कीवर्ड्स को अलग कलर देते हैं, प्रिंट को अलग कलर देते हैं, है ना। हायरार्की, बहुत सारे लोग हायरार्की यूज नहीं करते। हायरार्की समझते हैं ना? अब मान लीजिए अगर आप फॉर एग्जांपल एक फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको अगली लाइन में एक टैब छोड़ने के बाद कोड लिखना चाहिए, बिकॉज दूर से देखते हैं ना तो ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि कौन सा लूप कहां से शुरू हुआ, कहां से खत्म हुआ। तो मान लीजिए एक ब्रैकेट इधर से इधर चल रहा है, तो कुछ लाइन ऐसे चलेंगे, फिर एक और ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, अगेन टेक अ टैब, एक और ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, अगेन टेक अ टैब, एंड देन ब्रैकेट बाय ब्रैकेट आप क्रॉस इसको एंड करते चलेंगे। तो समझ आ रहा होता है कि कौन सा लूप कहां से कहां चल रहा है, किसका क्या स्कोप है, क्या लाइफ लाइन है। यस, बिल्कुल आप बोल सकते हैं इंडिकेशंस। तो ये सब प्रॉपर होना चाहिए
कलरिंग हो सकता है, जैसे हमने बोला वेरिएबल के लॉजिकल नेम्स हो सकते हैं। तो अगर इन सारी गाइडलाइंस का कहीं ना कहीं आप ध्यान रखोगे तो जो कोड आपका बनेगा, टेक्निकली आप क्या नॉलेज उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो आप करना जानते ही होंगे, बट वो रीडेबल होगा और मॉडिफाइबल होगा और उसमें प्रॉपर हम फर्दर कुछ ना कुछ काम कर सकते होंगे। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या सब लोग? है ना। बाकी जैसे मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर और कुछ हमारे लिए पढ़ने के लिए नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली कोडिंग जब हमारा कंप्लीट होगा या कोडिंग की जो टेक्निकलिटी है वो हम अलग सब्जेक्ट में सीख रहे हैं। आखिरी पॉइंट अगर मैं आपसे पूछ लूं तो कोडिंग फेज का इनपुट हमारा क्या था? एसडीडी, सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन। और कोडिंग फेज जब हम कंप्लीट करेंगे तो लास्ट हमारे पास क्या मिलेगा बताएं? तो आपके पास सॉफ्टवेयर कोड होगा, एक एग्जीक्यूटेबल कोड होगा जो कहीं ना कहीं कस्टमर ने रिक्वायर किया था, और उस कोड को आप रन करोगे तो प्रॉपर जो जो फंक्शनैलिटीज हैं वो सारी फंक्शनैलिटीज वहां पर फुलफिल हो रही होंगी। अब सवाल ये आता है, अगर आपने कोड लिख लिया तो क्या आप उसको हम तुरंत लॉन्च कर सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं, या नहीं अभी उस पर और कुछ प्रोसेसिंग, कुछ टेस्टिंग करना जरूरी है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल पॉइंट है, बट हाँ ये बात जरूरी है, द टेस्टिंग इज वेरी मच नेसेसरी। तो ऐसा नहीं कि आपने कोड लिखा तो डायरेक्ट आप दे देंगे उसको यूज करने के लिए। तो टेस्टिंग में देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो मैं कोशिश करूंगा एक एक करके सारी टाइप, सारा आइडिया आपको एक्सप्लेन करता चलो, है ना। बट कुछ क्वेश्चन मैं बेसिक से पूछता हूँ, टेस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज टेस्टिंग? आपके हिसाब से कोई बताएगा टेस्टिंग क्या है? बिकॉज सिंपल डेफिनेशन ही पता नहीं कितनी बार नेट में तो खासकर पूछी गई है और अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अपने को टेस्टिंग करना है, टेस्टिंग करने के बाद ही हम सॉफ्टवेयर को रिलीज करते हैं ऑफिशियली या कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो पहले तो आप मुझे बताओ टेस्टिंग होता क्या है? जानबूझकर गलत इनपुट देना, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑल काइंड ऑफ फॉल्ट्स, टू फाइंड एरर, फाइंड एरर, फाइंड एरर, फाइंडिंग बग्स इन द सॉफ्टवेयर। फिर ना, तो ये मेरे को समझ आ रहा है कि जो टेस्टिंग का बेसिक आइडिया है वो आपको पता है ना। और ये भी समझ आ रहा है टेस्टिंग क्यों करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना एग्जाम में हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक एक करके बात करता हूँ, है ना, और आप टर्म बाय टर्म देखते चलिएगा किस टर्म का यहाँ पर क्या मतलब है, मुझे बताइएगा कोई भी पॉइंट ऐसा जो समझ नहीं आ रहा हो। तो सबसे पहले मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो कोडिंग है वो मशीन कर रही है कि ह्यूमन कर रहा है? कोड जो लिख रहा है तो ऑफकोर्स इट इज रिटन बाय ह्यूमन। तो क्या कोड लिखते हुए कोड के अंदर कुछ बग्स या कुछ बोल सकता हूँ फॉल्ट हो सकते हैं? लेकिन मैं टर्मिनोलॉजी पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसे ही या तो बग होगा या तो फॉल्ट होगा, है ना। तो पहला पॉइंट समझिएगा, बिकॉज ऑफ बग्स और बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर्स देयर विल बी बग्स और फॉल्ट्स इन द कोड। जब इंसान गलती करेगा, दिस इज एरर, जब इंसान गलती करेगा तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो बग्स या फॉल्ट्स होंगे, है ना। अच्छा, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर बग है तो क्या ये फेलियर हो गया? आप मुझे बताओ, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं अगर उसके अंदर बग है तो क्या फेलियर हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। लॉजिकली जब वो एक्चुअली रन होगा, जब कस्टमर उसको रन करेगा तब वो फेलियर बनेगा ना। मतलब आप मुझे बताया ऐसा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर बग हो और कस्टमर को ये बात मान लीजिए 1 साल तक पता ही ना लगे? हाँ हो सकता है। जो सिचुएशन चाहिए या जिस कोड में, जिस लाइन में एक्चुअली बग है, हो सकता है उस लाइन को एग्जीक्यूट करने का मौका ही नहीं आए और कस्टमर कोई और ही फंक्शनैलिटी यूज करता रहे हमेशा। यस और नो? यस। तो फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब वो पार्ट रन होगा जिसके अंदर बग या फॉल्ट है, देन हम बोलेंगे कि नाउ दैट विल बिकम अ फेलियर। अब साइकिल फॉलो कर पा रहे हो क्या? तो लेमन टर्म्स में, जनरल लाइफ में आप कुछ भी टर्म यूज करो मेरे को चलेगा, बट यहां पर मैं बोल रहा हूं सबसे पहला स्टेप नंबर 1, इंसान गलती करेगा, एरर करेगा। एरर जब करेगा तो कोड के अंदर बग या फॉल्ट आएगा, और मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से बग और फॉल्ट का एक ही मतलब है, दे आर बोथ द सेम थिंग। और जब वो कोड रन होगा जिसके अंदर बग या फॉल्ट है, या एक्चुअली बग और फॉल्ट रन होगा, देन इट विल लीड टू अ फेलियर। फेलियर हो जाएगा। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। सर मतलब
बगैर फॉल्ट को रन करना लीड्स टू फेलियर। जी हाँ बिल्कुल सुमन, यही बोल रहा हूं। क्या इतना पॉइंट सबको समझ आ रहा है क्या? ओके अब देखिए हम क्या चाहते हैं कि ये जो बग या फॉल्ट या जो कमियां आमतौर पे बोल सकता हूं जो सिस्टम के अंदर हैं, क्या हम इनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लें और इनको सुधार लें, है ना, सो दैट कस्टमर के पास जब कोड पहुंचे तो उसके अंदर बग्स या फॉल्ट्स होने चाहिए, या इट शुड बी एरर फ्री कोड, बग फ्री कोड। तो जब कस्टमर के पास पहुंचे तो उसके अंदर बग्स नहीं होने चाहिए, है ना। फेयर इनफ। तो कैसे करेंगे काम, इस आइडिया को अपने को समझना पड़ेगा एक बार। तो देखिएगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग is a process of executing a program with the intention of finding bugs or faults in the code। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा देख के बताओ फॉलो कर पा रहे हो क्या? जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं तो क्या सच में हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, कोई फंक्शनलिटी इसलिए कर रहे हैं, या हमारी इंटेंशन होती है कि कोड के अंदर अगर कोई भी बग या फॉल्ट है तो कहीं ना कहीं उसको हम ढूंढ निकालें, है ना। तो कोई डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए हम वो सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहे होते। हमारा जो इंटेंशन होता है वो यही होता है कि जो भी गड़बड़ियां हैं वो अपने को पता लगे और उनको हम रेक्टिफाई करें, उनको सही करें, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या सब लोग? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सिंपल आइडिया है। अब ध्यान से कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, ध्यान से कुछ पॉइंट समझते हैं। जनरली क्या किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना ये आसान काम है, मुश्किल काम है? इट इज सिंपल और डिफिकल्ट? ओके, तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं मुश्किल है, बट मैं ऐसा बोलता हूँ, कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं इजी है ना। बट अगेन मैं बोलता हूँ टेस्टिंग करना पढ़ाने के जैसा है। तब करना चाहे तो कर तो सकते हैं, लेकिन अच्छी टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल है। और अच्छी टेस्टिंग करने से मतलब क्या है, आपको एफिशिएंटली टेस्टिंग करनी है। देखिए एक और पॉइंट समझिएगा, एज अ टीचर स्टेप्स अगर मैं आपको बताऊं तो पहला काम आपको नॉलेज होनी चाहिए, यस और नो। तो जब तक नॉलेज नहीं होगी आप पढ़ाओगे क्या? उसके बाद जब नॉलेज आप कर लोगे और आप चीजें समझ जाओगे तो उसके बाद आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, आप अपनी बात सामने वाले को समझा पाओ। बिकॉज ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आता है इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, लेकिन उसको समझा नहीं पा रहे, है ना। और जब आपको एक्सप्रेस करना आ जाएगा फिर थर्ड स्टेप क्या हो सकता है, एफिशिएंसी। अब आपको देखना है कि एक टॉपिक को समझाने में पढ़ाने में आपको 4 घंटा लग रहा है कि 1 घंटा लग रहा है ना। अब मान लीजिए यूट्यूब के अंदर आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छा आता है और आपने एक वीडियो बना के डाल दिया 1 घंटे का वीडियो, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 1 आवर का वीडियो। आप मुझे बताओ क्या कोई 1 घंटे का वीडियो देखेगा, है ना। अब मान लीजिए बच्चे का कल सुबह एग्जाम है, वो पहले रात को खोल के बैठा हुआ है और अब वो 1 घंटे का वीडियो देखेगा, ना 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 ना, उसको तो 5 मिनट में सब कुछ पढ़ना है अब, यस और नो? यस। तो अब एक स्ट्रगल आपकी क्या है, बताना बहुत कुछ चाहते हैं, बट अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई देख नहीं रहा है, तो आपको सोचना है कि कैसे 5 या 10 मिनट के अंदर, है ना, आप अपनी बात एक्सप्रेस कर लें। बिकॉज कंज्यूमर का टाइम नहीं लगना चाहिए। आप देख रहे हैं वो कोई भी फॉर्मेट है ना, हर फॉर्मेट के अंदर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो। तो क्रिकेट में पहले टेस्ट मैच खेलते थे, आपको पता है पहले लिमिट भी नहीं होती थी कि 5 दिन में पूरा होना है, वो कितने भी दिन चल सकता था, हर टीम 2-2 बार खेलती थी। अब कुछ टेस्ट मैच 10-10, 12-12 दिन चलते थे तो लोग बोर हो जाते थे। देन दे सेड कि ओके इस पे 5 दिन का एक लिमिट लगा देते हैं, 5 दिन में रिजल्ट आए तो ठीक है, अदरवाइज मान लेंगे ड्रॉ हो गया, है ना। लेकिन फिर लगा 5 दिन भी बोर हो रहा है, देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ वन डे ओडीआई जिसको बोलते हैं, यस, जहां पर 50-50 आवर्स का मैच रखने लगे। एंड तब लोगों को लगा पूरा दिन कौन बैठेगा, नाउ इट इज 2020, है ना। और बहुत सारे आई थिंक ऐसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट होते हैं, क्लब्स हैं जहां पर 5-5 ओवर के भी मैच हो रहे हैं, दुबई वगैरह में होते हैं। और देखिएगा बहुत समय के बाद ये भी रियलिटी होगी, 5-5 ओवर का मैच है तो जैसे आधा घंटे का आपको टीवी सोप देखते हैं, 10 ओवर का मैच है तो आधे 1 घंटे में खत्म हो गया, टाइम पास आपका हो गया। और अभिषेक ये बात सही बोल रहे हैं, आज से 100-150 साल बाद कॉइन से भी हो सकता है ना, बस सिक्का उछाला,
हेड और टेल से डिसाइड हो गया कि कौन जीता कौन हारा, है ना। और अगेन एक और देखो एग्जांपल, सबसे पहले आप YouTube पे चीजें देखा करते थे, एंड आप YouTube के बाद Facebook पे वीडियोस देख रहे हैं, WhatsApp पे देख रहे हैं, अभी टिकटॉक आ गया है। अब आप बताओगे टिकटॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्यों टिकटॉक इतना पॉपुलर हो रहा है? नहीं, टाइम पास तो है, टाइम पास तो YouTube भी है, वैरायटी है, टाइम है, बट टाइम का ड्यूरेशन क्या है ये देखो। तो आपको किसी भी वीडियो को देखने से पहले ये नहीं सोचना है यार इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, बिकॉज आपको वैसे ही पता है अच्छा हो खराब हो 10 सेकंड अंदर खत्म हो ही जाना है। बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं देखो, लैक ऑफ नॉलेज। जब आप टिकटॉक देख रहे हो तो क्या आप नॉलेज के लिए गेन करने के लिए टिकटॉक देख रहे हो, कि अगर आप आईएएस की तैयारी करो कि मैं 8 घंटा टिकटॉक देख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है ना। तो आपको समझना पड़ेगा आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है और किस तरीके से आप काम कर रहे हो। तो अगेन आप समझिए, मैं ऐसा बोलता हूँ कि लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्विटर है, मतलब आप समझिए बहुत सारे लोग ऐसा, अच्छा टिकटॉक ने किसी की लाइफ में क्या वैल्यू जनरेट किया वो अलग बात है, बट एज अ बिजनेसमैन आपको समझना है उसने लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन किया कि नहीं किया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व की कि नहीं की। तो मान लीजिए लेट मी से कोई एटीएम के ऊपर कोई गार्ड बैठा हुआ है, उसकी ड्यूटी है उसको दिन में 8 घंटा बैठा रहना है, कुछ करना नहीं है उसको, सिर्फ 8 घंटा बैठना है, बड़ी अजीब ड्यूटी है, एसी के अंदर बैठा हुआ, नींद भी उसको आ रही है ना। फेसबुक पे उसके दोस्त नहीं है, बिकॉज वो उसकी जो जेंट्री है उसका सब दोस्त उसी के लेवल के मान लीजिए, है ना। कोई गार्ड है, कोई लेबर कर रहा है, कोई और कुछ और काम कर रहा है, अब वो किससे बात करे ऑनलाइन, है ना। तो बाकी जितने प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है या फेसबुक है, उन सब पे तो एक कम्युनिटी चाहिए ना आपको काम करने के लिए। एक ट्विटर हो सकता है, बट क्या उस लेवल का आदमी ट्विटर पे अपना टाइम स्पेंड कर पाएगा कि वो लोगों को फॉलो करके ट्वीट पढ़े? तो अब उसके लिए एक सॉल्यूशन आ गया टिकटॉक। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, कुछ आना जरूरी नहीं है, बस ऊपर ऊपर भेजते जाओ, ऐसा ही होता है ना, शायद स्क्रॉल करते जाओ और अगली वीडियो आती जाती है ना। और अब वो गार्ड खुश है, सुबह 8 बजे आता है, शाम तक 8,000 वीडियो देखता है। अब उससे कोई सवाल पूछे भी तो भी वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो बस टिकटॉक की वीडियो देखे जा रहा है। और किसी दिन उसे फील आता है कि वो वीडियो बना भी सकता है, और फिर वो वीडियो बनाना स्टार्ट करता है। अब आप क्या बना रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट धीरे धीरे उसको ऐसा लगता है तू गार्ड नहीं, तू एक्टर है अब, है ना। और इतने लोग तेरे को फॉलो कर रहे हैं और मे बी वो कुछ अच्छा कर सके। हाँ, तब ऐसा नहीं है पूरी कहानी सुनने के बाद आप इंस्पायर हो गए, कल को जाके एटीएम के ऊपर बैठ गए टिकटॉक लेके मोबाइल में, है ना। बट मैं अब एक और बात समझिएगा, मैं इस पूरे एग्जाम्पल के दौरान कभी भी टिकटॉक को डिग्रेड नहीं बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा, है ना। एवरीथिंग इज अनेबलिंग समवन, लाइक यूट्यूब इज एन एग्जाम्पल। आप समझिए आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले इमेजिन करिए आप एक सिंगर है ना, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अब आपको मौका कैसे मिलेगा बताओ, कि आपको डायरेक्टली लाइक लेट मी से ऑल इंडिया रेडियो वाले 1 घंटे गाना गाइए आप? नहीं। कोई बड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री, कोई बड़ी मूवी में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, कोई एल्बम में गाने का मौका नहीं देगा। अब आप करो तो करो क्या, है ना। तो आपके पास इंफॉर्मेशन था, आइडिया था, प्लेटफॉर्म नहीं था, बट अभी क्या है, कोई बात नहीं, आपको कोई मौका नहीं देना, आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करो या ऑडियो रिकॉर्ड करो और यूट्यूब पे डालते जाओ। और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, है ना, और अगर सच में आपके अंदर टैलेंट होगा, तो आप मुझे बताओ कुछ समय के अंदर क्या ऑटोमेटिकली आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जाएगी? हाँ। और फिर आप जाओगे ना, मान लीजिए जब आप जाते हो किसी लेट मी से किसी डायरेक्टर के पास जाते हो, सर मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो वो आपको बिठाएगा, चाय पानी पिलाएगा, बात करेगा आप, यस और नो। या आप जाते हो टिकटॉक पे भी कि मेरे 10 मिलियन 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसने अनेबल किया है ना। अब मैं पढ़ा रहा हूं फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे, तो मेरे को कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोलना, कोई बड़ी जगह किराया नहीं लेना, स्टूडेंट नहीं चाहिए, मोबाइल फोन यार सबके पास है, व्हाइट बोर्ड लो, वीडियो बनाना शुरू कर दो, कौन रोक रहा है। तो एक प्रॉब्लम जो था ना आज से 10-20 साल पहले, और कोई भी टैलेंट हो सकता है, वो बहुत सारे घर में लेडीज हैं, वो लाइक सिर्फ खाना बनाने के सिंपल वीडियो डाल रही हैं, दादी अम्मा बता रही हैं, अपने नुस्खे बता रही हैं, और 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर है भाई लोगों के, अच्छे खासे पैसे लोग कमा रहे होते हैं, है ना। तो बेसिकली इट इज अनेबलिंग।
कोई डॉक्टर सिर्फ नुस्खे ही बना रहा है, घर बैठ के बता रहा है। तो आपको कोई भी अगर ऐसा नॉलेज है जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो, कोई वकील में देख रहा था वो सिर्फ बता रहा है किस सेक्शन में आप क्या यूज कर सकते हो, पुलिस आपको पकड़ती है तो क्या क्या आपके अधिकार हैं, लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, तो अगेन जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको। हाँ, फॉर्म भरना। अब देखो अगेन जैसे सूरज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम इंसान की एक प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग जिस इंटेलेक्चुअल लेवल पे होते हैं ना, हमको लगता है बाकी प्रॉब्लम तो बहुत जेन्युइन है, समझाने की क्या जरूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल इवन फॉर एग्जाम्पल फेसबुक कैसे करना है, या वर्ड के अंदर टाइपिंग कैसे करनी है, एक्सेल क्या है, आपको और मुझे हो सकता है आसान लगता हो, लेकिन आप यूट्यूब पे जाके चेक करो, आपको 1000 वीडियो मिलेंगी सिखाने वाली। नेट बैंकिंग क्या होता है, डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है, हर चीज का वीडियो है। मैं बोलता हूँ आज से 4-5 साल पहले जब अपने को कोई चीज नहीं आती थी ना, अपन गूगल करते थे, आजकल आप यूट्यूब करते हो। पहले तो आपको देखना पड़ता था कहीं साइंस, अब उसका वीडियो मिलेगा आपको बना, आप कुछ भी सोच लो अपने मन में वाइडेस्ट ऑफ द वाइडेस्ट ड्रीम सोच लो। फॉर एग्जाम्पल एज अ यूट्यूबर ना मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ क्या है। एक दिन मैं सोचा अजीब और गरीब क्वेश्चन डाल डाल के देखता हूँ कि क्या क्या निकलता है। तो मैंने एक सर्च किया कि हाउ टू टेक अ बाथ, नहाने का सही तरीका क्या है। उसके भी बढ़िया वीडियो 10-10 मिलियन व्यूज है भाई वीडियो पे। अब सोचो लोग कितने खाली हैं अपने जीवन में, ये भी सर्च कर रहे हैं कि नहाते कैसे हैं। मजे की बात किसी ने उस प्रॉब्लम को समझ लिया और उसने उसका सॉल्यूशन भी बना के डाल दिया, देखो भाई ऐसे नहाते हैं, मैं बता रहा हूं ऐसे नहाना है। अनइमेजिनेबल है ना, या बिल्कुल सही बात है। जेसीबी काम कर रहा है, बस खड़े होकर देख रहे हैं उसको 4 घंटा। तो खैर अपनी ऑडियंस को अपने को समझना है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे बोल रहा है अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम समझनी, इंग्लिश सिखाना है, गोरा बनाना है, हाइट बढ़ानी है, पतले होना है, बाल उगाने हैं, ये वो प्रॉब्लम है जो 10 में से 90 आदमियों को है ही है। बताओ गलत बोल रहा हूं क्या? तो आप मुझसे सलाह लो, मैं आपको बताता हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं भी ये काम शुरू करूंगा, है ना। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी टॉपिक आप बनाओ हिट होंगी वीडियो, है ना। और सारी वीडियो अच्छी चलेंगी, थोड़ा थोड़ा आप कंटेंट करते जाओ। अजीबोगरीब फैक्ट, दुनिया के किस देश में मच्छर पानी में रहता है, कुछ भी बनाओ, टाइटल ऐसा दो जो कुछ लगे यार ये पता नहीं क्या चीज है। कहाँ गुफा में राक्षस निकलेगा, ज्वालामुखी के नीचे रहता है इंसान, कुछ भी सोचो, बनाते जाओ और लोग देखते जाएंगे। चलो क्या है, अपना डिस्कशन थोड़ा दूसरी तरफ चला गया, बट चलिए दोबारा वापस आ जाते हैं कोरोना भगाने के बाद। बट हाँ एक चीज ध्यान रखना, सारे वीडियो में लॉजिक की बात करनी कि नहीं करनी, लॉजिक की बात नहीं करनी, बंदा भाग जाएगा, कहते यार ये तो सीरियस हो रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है ना। लॉजिक नहीं। अभी देखो इतना टाइम सबके पास है, फॉर एग्जाम्पल इतना टाइम सबके पास है, आप लोग तो फिर भी यहाँ आकर आकर पता नहीं टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, है ना, आप डिसाइड करोगे। बट आप मुझे बताओ कितने लोग हैं जो एक्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं अभी। अभी तो अभी अभी आज से मैं मतलब मेरे पास रोज मैसेज आता है, सर मेरे को जॉब जाना है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, क्या करूं। सर मेरे को कॉलेज जाना होता है, मैं पढ़ाई कैसे करूं। अब तो सारी समस्या खत्म है, ना जॉब पर जाना, ना पढ़ाई करने जाना है, ना मम्मी रिश्तेदारों के लिए समोसे लेने भेज सकती हैं, सब कुछ खत्म है। आपको घर पे रहना और खाना है। यस और नो? यस। कोई बाहर भी नहीं भेजेगा आपको कि जाओ वो काम करके ले आओ, है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो देन यू अंडरस्टैंड कि आप पहले भी बहाना ही बना रहे थे, पढ़ना तो आपको पहले भी नहीं था। यस और नो? यस। तो खैर वो एक अलग आइडिया हो सकता है, अपन अभी चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो मैं बोलना ही चाह रहा था कि किसी भी काम को करना, है ना, बहुत आसान हो सकता है, बट अच्छे से करना मुश्किल होता है। और यही जो नियम है ना, ये टेस्टिंग पर भी लागू होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, टेस्टिंग नहीं, एग्जॉस्टिवली या कंप्लीटली टेस्ट करना। अब आप मुझे बताओ, क्या आप बोल सकते हो कि सर ये जो कोड है मैंने पूरा परफेक्टली टेस्ट कर लिया, कंप्लीटली सारे टेस्ट केस बना के चेक कर लिया और अब इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, आई एम श्योर?
है ना। तो वेरी गुड। तो अगेन इस बात को समझिएगा, ये गारंटी करना कि कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज पता नहीं हमने किस तरीके से टेस्ट किया और बाद में यूजर क्या डेटा रखे और कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना। इनपुट स्पेस, इनपुट टेस्ट केसेस बहुत सारे लार्ज हो सकते हैं। तो अब अपने को समझना पड़ेगा हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए टेस्टिंग करते हुए। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, अभी मैं आगे दोबारा बात करूंगा। टेस्टिंग करने का जो टाइम है और जो बजट है, जो पैसा है, वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? वो तो लिमिटेड है ना भाई। आपके मैनेजर आपको बोलेंगे भाई फॉर एग्जाम्पल 3 डेज का टाइम है, 3 डेज में आपको टेस्टिंग कंप्लीट करना है और मैक्सिमम 4 बंदे 4 रिसोर्स आपको दे सकता हूं। अब ऐसा तो नहीं है 1 साल हो गया आप टेस्टिंग ही करते जा रहे हैं। तो अपने को यह समझना है कि एक सीमित समय और सीमित पैसे के अंदर किस तरीके से आप अच्छे से अच्छे टेस्ट केस लिखें ताकि मिनिमम टेस्ट केसेस और मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम रिलायबिलिटी अटेन कर सके और बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट टेस्टिंग करके जो भी बग्स है उनको आइडेंटिफाई कर सके। क्या ये बात समझ आ रही है कि सबको, है ना। तो टेस्टिंग सिर्फ करने से नहीं होगा, उसका एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बार मैं और एक बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका, देखिए वो पॉइंट पहले मिस हो गया, बट टेस्टर का काम सिर्फ बग और फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है कि जहां पर समस्या वो ढूंढ निकालना है, या उसको सही करना भी टेस्टर का ही काम है। जरा इस पॉइंट पे आपका ध्यान चाहूंगा, वो जल्दी से बताएं टेस्टर का काम क्या है। जस्ट आइडेंटिफाई करना, वेरी गुड, करेक्ट करना नहीं है। तो बिकॉज अगर मैं बोलूं तो बग सर्च करने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? टेस्टिंग। लेकिन बग सही करने को क्या बोलते हैं? डीबगिंग। तो आप जिसने भी आपको कोड दिया होगा आप उसको रिटर्न कर दोगे, बोलोगे भैया इसे डीबग करो, ये बग्स हटाओ, मैं फिर दोबारा टेस्ट करूंगा। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। प्रोग्रामर आपको कोड देगा, आप टेस्ट करके उसमें गलतियां निकालोगे, फिर वापस करोगे, वो फिर उन गलतियों को सुधारेगा, फिर आपको देगा, और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे तब तक आप उस कोड को पास नहीं करोगे। अगर किसी से किसी की दुश्मनी हो तो देखिए यहां पर मुझे लगता है दुश्मनी होना एडवांटेजेस होगा, बिकॉज अगर आपका टेस्टर आपका दुश्मन है तो वो छाट छाट के अपनी गलतियां, आपकी गलती निकालेगा। यस और नो? यस, है ना। और जितनी ज्यादा गलतियां निकालेगा आप उतनी ही बेहतर तरीके से कोड लिखेंगे कि आपकी गलती ना पकड़ी जाए, है ना। तो लॉन्ग रन में शायद वो आपकी मदद कर रहा होगा आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाने में। यस और नो? यस। तो क्या बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक टीचिंग में भी तो सेम ही है। अगर मैं जब पढ़ा रहा हूं तो अलग बात है, बट जब मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा तो क्या मुझे पूरी दुश्मनी निकालनी चाहिए? यस। तो जितनी गलतियां आप करोगे, जितनी गलतियां मैं ढूंढ निकालूंगा, आपको अपनी गलतियां मिलेंगी। अब ऐसा नहीं कि मेरा स्टूडेंट को मैं पहले से जानता हूं तो बिना ध्यान से ऐसे चेक किया। या एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। मेरे एक फ्रेंड है, वो बता रहा था, लाइक उसने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है बीटेक, है ना। तो जो एक टीचर थे एंटीना पढ़ा रहे थे, एंटीना एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर। तो उसकी टीचर से कुछ बहस हो गई, है ना। और टीचर उसको बोल रहा है क्या कि भाई मैं आपको ना इंटरनल मार्क 0 देने वाला हूं, आज ही बता रहा हूं 0 दूंगा। अब अगर आपको पास होना है तो एक्सटर्नल में इतने नंबर लेके आने पड़ेंगे कि आप पास हो जाओ। 100 मार्क्स का एक्सटर्नल था, 50 मार्क्स का इंटरनल था, ओवरऑल जो भी परसेंटेज होती होगी, है ना। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, क्या? कि वो सब्जेक्ट एंटीना इतना पढ़े कि अकेले एक्सटर्नल के दम पे पास हो जाए, इंटरनल में तो 0 मिलेगा। वो टीचर खड़ूस था, वो नहीं मानता। एक बार वो चिढ़ गया तो चिढ़ गया। तब वो सुबह शाम पूरे सेमेस्टर बैठ के एंटीना ही पढ़ रहा है, एंटीना एंटीना एंटीना। ठीक, अब बताओ रिजल्ट क्या हुआ फिर? जब सेमेस्टर का पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, पास तो हुआ, है ना, और एंटीना में उसके मैक्सिमम नंबर आए। उसके बाद एमटेक में उसने अपना रिसर्च फील्ड क्या चुना? एंटीना। उसके बाद आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की एंटीना पे, और अभी यूएस में एक बहुत अच्छी कंपनी में एंटीना के पूरे टेक्नोलॉजी में वो काम कर रहा है। तो उस 6 महीने ने आप समझो उसका करियर बना दिया। सर ना, अब वो 6 महीने इतना एंटीना पढ़ लेगी और कुछ समझ नहीं आ रहा, कहता है भाई अब मैं एंटीना ही पढ़ रहा हूं। तो अगेन जैसे बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज,
तो कभी कभी आपको लग कुछ और हो रहा होता है, लेकिन हो सकता है कुछ आपके अच्छे के लिए हो रहा हो। बिल्कुल। चलिए अब मैं एक दो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और मैंने सिर्फ टेस्टिंग की डेफिनेशन ही बताई, जरा देखिए मुझे बताइए क्या क्या आप किस तरीके से इसको आप आंसर करोगे। ओके, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, एक बार ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। दिसंबर 2015 में 2 मार्क क्वेश्चन ये पूछा गया था नेट के अंदर, जब इसको ऑब्जर्व करो, बताओ क्या आंसर होगा। मैं बोल रहा हूँ टर्म्स बड़े सिंपल है, बट कभी कभी कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है। ओके, फेयर इनफ। तो ज्यादातर लोग आई थिंक आंसर कर रहे हैं सी, है ना। तो मेरे ख्याल से सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं। फेयर इनफ। एक बार देखिए स्टेटमेंट देख लेता हूँ, आपने क्या बोला, एरर लीड्स टू फॉल्ट एंड फॉल्ट लीड्स टू फेलियर। फॉलो कर पा रहे हैं ना इस पॉइंट को। तो हमने समझा था ह्यूमन जब एरर करता है तो उससे फॉल्ट आता है, और जब वो फॉल्ट रन होगा, है ना, तो वो क्या बनेगा, फेलियर बनेगा। अब इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखिएगा, और यही आइडिया हम इस पूरे सब्जेक्ट में फॉलो करेंगे। हाँ, बसंत बताओ, किसी ऑप्शन में और कोई डाउट है क्या। अच्छा सर, सीएन की क्लास सुबह रेगुलर ही होगी या डीबीएमएस की तरह होगी। नहीं, रेगुलर होगी। सीएन की क्लास 99% रेगुलर होगी। भी 1-2 दिन में शेड्यूल पब्लिक आपका हो जाएगा, तो मंडे टू फ्राइडे हुआ करेगी, है ना। बिकॉज सीएन इज अ लार्ज सब्जेक्ट, तो उसमें काफी सारे पॉइंट्स, काफी सारे आइडिया अपने को डिस्कस करने हैं। यस। ओके, अगला देखिए, लुक दिस। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डेफिनेशन ही काइंड ऑफ पूछा है नेट 2014 में। जरा एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। डी है, सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं। फेयर इनफ। चलिए एक बार इसको देखते हैं क्या बोल रहा है डी। द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग एरर्स। बिल्कुल सही बात है ना। बाकी आप देखोगे तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई कंफ्यूजन आपको नजर आ रहा होगा, तो बस यही समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल, कोई बहुत अजीब बात पूछेगा, बेसिक बेसिक आइडिया क्लियर होते हैं तो भी आंसर कर पाते हैं। ये देखिए क्या पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ एरर। इसको जरा ध्यान से सोच के बताइएगा। ये नहीं पूछ रहा है कौन सा होता है, कौन बोल रहा है कौन सा नहीं होता। इज नॉट अ डेफिनेशन।
ओके, सब लोग बोल रहे हैं आंसर क्या होगा, बी। फेयर इनफ, इट रिफर्स टू द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द करेक्ट आउटपुट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन फिर मैंने पूछा है आपको समझाने के लिए। देखो भाई एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आता है, तो मैं एक एक करके पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज यहाँ पर शायद इसने फिजिक्स और मैथमेटिक्स सारी डेफिनेशन यूज की है। हाँ, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए पहला ए पॉइंट क्या है, इट रिफर्स टू डिस्क्रिपेंसी बिटवीन कंप्यूटेड ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू स्पेसिफाइड और थियोरेटिकली करेक्ट वैल्यूज। डिस्क्रिपेंसी मतलब मिलावट बोलते हैं ना, डिस्क्रिपेंसी है मिलावट करना या गलती होना, एरर होना। तो फिजिक्स में अगर आपको याद हो, जब लैब में अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एरर की क्या परिभाषा होती है, एरर क्या होता है, आपकी जो रीडिंग आई है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू मिली और ट्रू वैल्यू के साथ, वही तो एरर होता है ना। अब मान लीजिए अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और आपने जो कैलकुलेशन की उसके हिसाब से आंसर आ रहा है 9.72। तो अब आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 9.72 बट एक्चुअल वैल्यू है 9.8, तो एरर कितना हो गया, 0.08। याद है क्या, ये सॉल्व किया सब आपने 11th क्लास में, 12th क्लास में। और फिर परसेंटेज एरर भी निकालते थे, 0.08 डिवाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका परसेंटेज कितना आ गया। यस, अब उसके रेफरेंस में आप दोबारा देखो, बिल्कुल उसके रेफरेंस में दोबारा देखो ऑप्शन ए, it refers to the discrepancy between the computed observed or measured value and the true value। true value क्या होता है, जो theoretically correct value होती है। ओके, अभी क्लियर आ रहा है क्या? ठीक है, सॉरी भाई, आज तो मेरा इंटरनेट गया था, मेरे इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है वो आप फॉलो कर पा रहे हैं ना, कि ऑप्शन ए डेफिनेशन तो सही है बट फिजिक्स का डेफिनेशन यहाँ लिख दिया। अब लॉजिकली कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, बिकॉज यार एग्जाम में हम पढ़ रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने बेसिकली फिजिक्स वाला, बट कोई बात नहीं। ऑप्शन बी क्या था, इट रेफर्स टू द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द करेक्ट आउटपुट। इट रेफर्स टू द एक्चुअल आउटपुट ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड द करेक्ट आउटपुट। तो अगेन आप बोल सकते हैं ये भी एक तरह से सही डेफिनेशन हो सकती है, डिफरेंस की बात कर रहा है। एक्चुअल आउटपुट और करेक्ट आउटपुट जो होगा, है ना, तो करेक्ट आउटपुट क्या होना चाहिए था, वो बेसिकली आपको क्लाइंट बताएगा, कस्टमर बताएगा कि उसके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए था। पर अगर वो आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ किया है। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? ओके, तो आपने कौन सा आंसर दिया था, जैसे मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेफिनेशन, बट यहां पर अब ध्यान दोगे ना तो काइंड ऑफ ये भी एक तरह से एरर की डेफिनेशन ही है, बिकॉज यहां जी ये जिस एरर की बात कर रहा है वो एरर है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। सी देख लेता हूं, इट रिफर्स टू अ कंडीशन दैट कॉजेज अ सिस्टम टू फेल। अब वो कंडीशन जिसकी वजह से सिस्टम फेल होता है ना, उसको एरर बोलते हैं या उसको बग बोलते हैं, बग और फॉल्ट। तो देखिए डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है ना, वो जिसकी वजह से एरर या प्रॉब्लम होता है उसको अपन बग बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, खैर ये बहुत खराब क्वेश्चन है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट 4 में से एक तो टिक करना ही है, तो बोलूंगा सी सही यहाँ पर आंसर होना चाहिए, बिकॉज ये फिलहाल एरर की डेफिनेशन से रिलेट नहीं कर रहा। हाँ, कंफ्यूजिंग नहीं है, खराब घटिया क्वेश्चन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से टर्म लेके आ रहे हो, और फिजिक्स के यहाँ पे टर्म लिख रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता। बट अब अगेन जो क्वेश्चन अपना काम तो है फिलहाल उसको आंसर करना। डी क्या था, इट रेफर्स टू द ह्यूमन एक्शन दैट रिजल्ट्स अ सॉफ्टवेयर कंटेनिंग द बग और अ फॉल्ट। तो आई थिंक ये बात ठीक है, हमने समझा है। ह्यूमन जब एरर करता है ना, तो सॉफ्टवेयर के अंदर डिफेक्ट या फॉल्ट आता है, जो बाद में रन होता है तो एरर फेलियर हो जाता है।
तो आई थिंक ए बी सी डी में से ए और बी तो फिजिक्स वाली टर्म हो गई काइंड ऑफ, सी डी हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, सी यहाँ पर एक्चुअली कवर नहीं हो रहा। तो फॉर दिस क्वेश्चन आई थिंक सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? फेयर इनफ। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब मैं कुछ प्रिंसिपल, कुछ गाइडलाइंस आपसे डिस्कस करता हूं, फिर टाइप्स की बात करूंगा। तो पहला जो हेडिंग अपने को यहाँ पर समझना चाहिए, दैट इज प्रिपरेशन फॉर टेस्टिंग। तो बोलते एक बात समझनी है, टेस्टिंग एक ऐसा फेज है, बाकी किसी फेज में हम इतनी ज्यादा प्रिपरेशन की बात नहीं करते, बिकॉज ऑलरेडी डेटा कहीं ना कहीं हमारे पास होता है। बट क्या टेस्टिंग करते हुए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है? जी हाँ। ऐसा क्यों है? उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं समझाता हूं आपको एक एक करके। लॉजिकली क्या कभी भी आपको ये इंडिकेशन आएगा कि टेस्टिंग कब पूरी हो गई? ये बात सोचो पहले एक बार। या कब तक आपको टेस्ट करना है? इन जनरली इंडिकेशन नहीं आएगा। जब कोड आप लिख लोगे तो कोडिंग पूरा हो जाएगा, जब रिक्वायरमेंट मिलेंगे तो एसआरएस पूरा हो जाएगा, बट टेस्टिंग कब पूरी है अपने को पता नहीं लगता। तो क्या पहले से कितना बजट है, कितना टाइम है, कितना शेड्यूल है, कितनी टीम की साइज होगी, हमारी इंटेंशन क्या है, क्या वो सब कुछ क्लैरिटी पहले से होनी चाहिए? जी हाँ। अगर वो सब क्लैरिटी आपको नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम एफिशिएंट परफेक्ट तरीके से टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो लेट मी गो वन बाय वन, और इसलिए यहाँ पर प्रिपरेशन को मैं अच्छी खासी वैल्यू देता है। तो पहला पॉइंट देखिएगा, बिफोर वी स्टार्ट टेस्ट वी मस्ट हैव अ रिटन कंप्लीट एंड अप्रूव्ड कॉपी ऑफ एसआरएस। अब लॉजिकली टेस्टिंग के लिए तो कोड होना चाहिए, बट यहाँ पर बोल रहे कोड के साथ साथ एसआरएस भी आपके पास होना चाहिए। कोई बता सकता है क्यों? एसआरएस की कॉपी क्यों मांग रहे हैं? वैलिडेशन के लिए, बिल्कुल। बिकॉज कोड से तो यही पता लगेगा कि फिलहाल आउटपुट क्या आ रहा है, बट वादा किस चीज का किया गया था, एक्चुअल आउटपुट क्या आना था, ये किससे पता लगता है? ये आपको एसआरएस से पता लगेगा, है ना। तो अपने को एक वेल रिटन कॉपी एसआरएस की भी चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल पॉइंट आप फॉलो कर पा रहे होंगे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट मैं आपसे बोल रहा था, बजट क्या है, टाइम और शेड्यूल क्या है टेस्टिंग का, क्या वो सब भी वेल रिटन डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए अलॉन्ग विद माइलस्टोन व्हिच आर टू बी अचीव्ड? यस। अगेन आपके पास क्या टीम है, और टीम के अंदर हर पर्सन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस टेस्टिंग में वो कौन पर्सन किस चीज में पार्टिसिपेट करेगा, क्या काम करेगा, क्या वो भी अपने को पता होना चाहिए? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी किसी फेज में ये नहीं पढ़ाते, बट यहां पर क्या अपने पास लिमिटेशन भी होना चाहिए, स्कोप। ऐसा ना हो आपको टेस्टिंग कुछ और करने के लिए जब आप किसी और चीज की टेस्टिंग में लग गए। ऐसा है ना, इसके बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक स्पेसिफिक मॉड्यूल टेस्ट कर रहे थे, या वो टेस्ट करना आपको दिया गया था, लेकिन आपको पता ही नहीं लगा, टेस्ट करते करते आपको लगा कुछ और प्रॉब्लम है, और इस मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल करते करते आप कहीं और ही पहुंच गए। पॉसिबल है। तो यहां पर टेस्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये भी कि आपको लिमिटेशन पता होना चाहिए कि कितना टेस्ट करना और क्या करना है। अच्छा, अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं स्किल बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच। तो ध्यान से एक बात समझिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक होता है स्किल बेस्ड अप्रोच। अब स्किल बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि एक आदमी है, वो पिछले 10 साल से टेस्टिंग ही कर रहा है, प्रोजेक्ट से उसका कोई खास लेना देना नहीं होता। जो भी प्रोजेक्ट कंपनी डेवलप करती है उसके लिए बाद में टेस्टिंग का वो काम करता है ना। एक तो ये आइडिया हो गया। एक दूसरा आइडिया हो गया, नहीं आपने एक प्रोजेक्ट की टीम बनाई हुई है और वही टीम ड्यूटी बदलती रहती है। पहले उसी टीम ने एसआरएस किया, फिर वही टीम मिलकर कोड लिख रही है या डिजाइन बना रही है, फिर कोड लिख रही है और टेस्टिंग कर रही है। अगर ऐसा हम करते हैं इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच। आप मुझे बताओगे कौन सा तरीका बेटर है? हम प्रोजेक्ट को खास वैल्यू ना दे, स्किल के हिसाब से चलें, या हम प्रोजेक्ट अप्रोच फॉलो करें? ओके, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं स्किल बेस्ड अप्रोच। फेयर है ना।
हर पॉइंट का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाते चलूंगा कि प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच का क्या फायदा होगा या स्किल बेस्ड अप्रोच का क्या फायदा होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले अगर हम सब समझते हैं कि स्किल बेस्ड अप्रोच आप यूज कर रहे हैं, तो एक आदमी अगर बहुत सारे टाइम से एक ही काम बार बार कर रहा है तो क्या वो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा? हाँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैं एज अ टीचर बता सकता हूँ, टीचर के लिए बड़ा कंफर्टेबल है, मान लीजिए आप किसी कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं, हर साल आपको सेम ही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मिले, तो उसका तो बहुत अच्छी बात है। हर सेमेस्टर में डीबीएमएस पढ़ा रहा है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा है, और पिछले 10 साल से वही पढ़ा रहा है, तो कुछ नया पढ़ना नहीं, कुछ करना नहीं, सारी चीज नई रटी रटाई होंगी, उसी को फॉलो करते रहना होगा। तो उसके लिए एक एडवांटेज क्या, उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा, बहुत परफेक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन लॉन्ग रन में इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। क्या पूरी प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी? नहीं। जरूरत पड़ने पे अगर कंपनी को कोई और काम आपसे कराना, वो करा पाएंगे? नहीं, है ना। और कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ भी आपकी नहीं होगी, बिकॉज आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ए से जी तक सब कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ इतने दिन से एक ही काम कर रहे हैं, कुएं के मेंढक बन गए हैं। तो मान लीजिए आप एक पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप चलाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ए से लास्ट तक सारा काम कैसे होगा। यस और नो? यस। वही प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच में आप देखो, क्या आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा प्रोसेस देखने का मौका मिलेगा कि पहले एसआरएस कैसे होता है, फिर डिजाइन कैसे होता है? यस। तो मैं ऐसा बोलता हूं, एज अ आईटी इंजीनियर क्या आपकी बेटर ग्रोथ होगी? यस। क्या जरूरत पड़ने पे आपको अलग अलग तरह की ड्यूटीज दी जा सकेंगी? हाँ। अब ऐसा नहीं है, मान लीजिए इंडस्ट्री के अंदर अभी टेस्टिंग का काम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो आपकी जॉब चली जाएगी। बहुत सारे काम करना जानते होंगे, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, उस प्रोजेक्ट के अलग अलग फेजेस पे आपको जानकारी होगी। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? यस। लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अच्छा, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट पे थ्रू आउट काम कर रहे होंगे, कि क्लाइंट से बेटर रिलेशनशिप होंगे, प्रोजेक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जी हाँ, बट इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? मान लीजिए जब प्रोजेक्ट बड़े क्रूशियल फेज में होता है ना, तो एम्प्लॉय अचानक कहता है मैं जॉब छोड़ रहा हूं। आप चाहते हुए ना चाहते हुए क्या हमारी एम्प्लॉय के ऊपर एक अच्छी खासी डिपेंडेंसी हो गई है ना। तो अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसा, और ये मैं थियोरेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, रियल लाइफ में ऐसा होता है ना। एग्जांपल बोलता है मेरे को, आप यूएस भेजो, यूके भेजो, मेरा मेरा फिलहाल आप बढ़ना, मैं जॉब छोड़ दूंगा तुरंत। अब आपको पता है कि यार इसके बिना फिलहाल ये प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, अच्छी खासी डिपेंडेंसी है, तभी जो बोल रहा है वो मान लेते हैं, बाद में देखेंगे, है ना। तो बिल्कुल एक तरह से ब्लैकमेल ही है ना। लेकिन अब इसको ब्लैकमेल भी क्या बोलूं मैं। देखिए, आपको अपना हक ना इंडस्ट्री के अंदर मांगना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ होकर आप काम करते रहेंगे और लोग आपको पहचानेंगे, वैल्यू करेंगे, तो इस बात की चांसेस बहुत कम है ना। तो इसलिए बोलते हैं आप काम से प्यार करो, बट आईटी इंडस्ट्री के अंदर खासकर उस कंपनी से काम मत प्यार करो जिसमें आप काम कर रहे हो। तो हमेशा पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आज मान लीजिए आप 5 लाख के पैकेज में, और कल को आपको कहीं 8 लाख का मिल रहा है, तो तुरंत स्विच करना चाहिए। बिकॉज आप अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो क्या कंपनी आपको निकाल देगी? हाँ, एज सिंपल एज दैट। तो आपको ऐसा कोई बहुत इमोशनल नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई मैं तो अब यहाँ काम करूंगा, मैं यही काम करता रहूंगा। जैसे अभी एक मेरे कल ही एक दोस्त से बात हो रही थी, अभी हाल फिलहाल में बेचारा बड़ा दुखी है। दुखी क्यों है? बिकॉज आप जानते हैं कोरोना वायरस एंड ऑल, पूरी इकोनॉमी गड़बड़ हो गई है ना। और सबसे ज्यादा फर्क किस पे पड़ा है? ट्रैवलिंग इंडस्ट्री पे, टूरिज्म पे। बिकॉज टूरिज्म तो लगभग लोग जीरो ही हो गया, है ना। तो वो जॉब करता है मेक माई ट्रिप में। तो अब आपको पता ही है कि भाई मेक माई ट्रिप का जितना रेवेन्यू है फिलहाल, वो बहुत बड़ा होगा कि जीरो हो गया है। बिकॉज ना कोई फ्लाइट बुक कर रहा है, ना कोई होटल बुक कर रहा है ना। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंपनी की गलती है, बट सोचो
आपको कहीं से पैसा मिल ही नहीं रहा, और फिलहाल जो सिचुएशन है आने वाले 6 महीने उम्मीद भी नहीं है। यस और नो? यस। अब अगर आपको नॉलेज हो तो फिलहाल मेक माई ट्रिप आज से 2-4 महीने पहले तक इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे पैकेज दे रहा था। Amazon और माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज मैच कर रहा है, 30 लाख 40 लाख तक के पैकेजेस दे रहा है, 2-3 साल के एक्सपीरियंस अगर आपको हो और अच्छा काम आप करना जानते हैं तो। बट अचानक सिचुएशन है कि पैसा नहीं है, बताओ कंपनी कैसे चले, क्या करना पड़ेगा? तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि कुछ रेवेन्यू तो चलो आपने कुछ पैसा होगा, कंपनी कुछ समय चल सकती है, लेकिन उसमें भी खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो एक तरीका तो क्या होगा, जो लोग प्रोडक्टिव नहीं उनको तो बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि हर टीम को पता होता है कि मेरी टीम में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए हर मैनेजर को टारगेट दे देंगे, आपकी टीम में 10 लोग है, कोई भी 4 फायर करने, आप डिसाइड करो, है ना। या हम सोचेंगे कि किसी की टीम में 100 लोग हैं, कोई भी 40 लोग फायर करने हैं, उसके बाद जो बचेंगे उनकी तनख्वाहें उनको बता दिया जाएगा, भाई फिलहाल कंपनी आपको 40%, 50%, 60% ही दे सकती है, आप काम करना चाहते हैं तो करें, वरना आप जा सकते हैं, आपकी इच्छा है, बट फिलहाल कंपनी आपको इतने ही पैसे देगी। यस और नो? यस। तो बिल्कुल ये सब चीजें हो सकती हैं, और ऐसा नहीं है कि जब अच्छे प्रोजेक्ट चलते हैं तो इंसेंटिव्स नहीं मिलते, उल्टा भी होता है। अगर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चला तो सीएसआईटी में से जल्दी पैकेजेस किसी इंडस्ट्री में बढ़ते नहीं है। बंदा 4-5 लाख से स्टार्ट करता है, अगर मेहनत करे और 5-6 साल ही अच्छे से काम करे तो 4 लाख से 40 लाख होते समय नहीं लगता। मुझे और कोई प्रोफेशन नहीं आ सकता, वकील हो, डॉक्टर हो, सिविल इंजीनियर हो, जहां इतनी जल्दी पैसे बढ़ते हो, बट सीएसआईटी में बढ़ते हैं, लेकिन उतनी जल्दी घटते भी हैं, तो 40 से 4 भी हो सकते हैं। यस और नो? यस। बट खैर दोनों अप्रोचेस है, और ज्यादातर कंपनी मिक्स अप्रोच यूज करती है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो स्किल्ड अप्रोच वाले होते हैं, जो एक ही तरह का काम कर रहे हो तो उसमें एक्सपर्ट होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट टीम के अंदर परमानेंट होते हैं और थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। बट ये कुछ फंडामेंटल गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पहले से करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही आप टेस्टिंग शुरू करोगे। क्या पॉइंट सबको समझ आ रहा है क्या? ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज काफी बेसिक डिस्कशन हमने कर लिया, टेस्टिंग क्या है, कोडिंग की पहले बात की थी, और टेस्टिंग का बेसिक कंसेप्ट है। अब आने वाली क्लासेस में जो मुझे बात करनी है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पे, है ना। तो जितने भी हमारे पास अल्फा बीटा टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्या होता है, तो इन सब पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, है ना। हाँ बताओ, बिल्कुल सौरभ। तो उन सब पे अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभिषेक अभी कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है इस वाले बैच के लिए, जैसे ही बनाएंगे मैं ऐड कर लूंगा, डोंट वरी, मैं खुद ही अनाउंस कर दूंगा, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अगर कोई ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना, तो आपको जाना चाहिए। लाइक अगर कोई केस हो गया है ना, कोई बोल रहा है ये ब्लड ग्रुप तुरंत चाहिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज फिलहाल सिचुएशन ऐसी है ना, कि आपको पता है ज्यादातर हॉस्पिटल्स में तो खुद ओपीडी भी हुई है, तो बाहर निकलना अलग सिचुएशन में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो अगेन अगर कोई क्लोज वन है जानकारी का तो जाए, वरना मेरे ख्याल से अभी अवॉइड करो, अभी मत जाओ भाई। 2-4 महीने जब बात पूरी नॉर्मल हो जाए तब तो आप रेगुलरली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट अभी मतलब अपने को समझना चाहिए किस चीज